देखिए आज हम इतिहास में 16 महाजनपद के विषय में जो पढ़ चुके हैं उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे जो बड़ा महाजनपद है वो मगध महाजनपद है। और ये कैसे इसका विस्तार हुआ, किस तरीके से धीरे धीरे बिखरता गया, कैसे ये धीरे धीरे फिर बिखर गया, कौन सा ऐसा राजा आया था उसके बाद ये धीरे धीरे बिखराव आता गया। आप लोग को पता होगा कि 16 महाजनपद हैं और 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा माना गया था मगध महाजनपद को। अब इसके राजा ऐसे ऐसे आए थे, देखना यहाँ पे ये है भारत का नक्शा। और इस भारत का इतिहास में हम लोग जब देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे मगध है और मगध ये छोटा सा था, लेकिन इस मगध को बहुत बड़ा बना दिया गया। और मौर्य वंश के समय में इस मौर्य वंश के समय में इसको पूरे अखंड भारत बना दिया गया था। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसी मौर्य वंश में थे उस समय, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये आपस में इसको मिला लिए गए थे। अब इसका बिखराव कैसे हुआ, किस तरीके से छोटे छोटे सामंत में छोटे छोटे राजाओं ने अपना राज करना स्टार्ट कर दिया, किस तरीके से जैसे कि आ गया गुप्त वंश, आ गया वर्धन वंश, आ गया। अब इधर वाला दक्षिण भारत में देखोगे तो ये भी बहुत आ गए। वकाटक वंश कैसे आ गया, कौन सा वंश कैसे आ गया, सारे वंशज के विषय में हम लोग समझेंगे यहाँ पे टोटल। इससे पहले एक बात आप बताइए कि क्या हम आपको मगध के बारे में बता दें, मगध के हर एक राजा के बारे में बता दें, जिससे आपको पूरे समझ में आ जाएगा। क्योंकि इतिहास है और इतिहास को एक बार नहीं दो बार नहीं 4 बार इसे पढ़िए और समझिए। जितना रिवाइज करोगे, जितना इसे पढ़ोगे, रिवीजन जितना करोगे ना, उतना ही आपको याद होता जाएगा। क्योंकि जब अब अपने माइंड से मैप से आप पढ़ना है, ये मैप है और मैप में हम लोग मगध महाजनपद के विषय में देख रहे हैं। ये मगध है और मगध बहुत बड़ा विशाल बन गया, साम्राज्य इसका बहुत बड़ा बन गया था। अब ये कैसे बना था यहाँ पे, फिर हम लोग कुषाण वंश के बारे में या वकाटक वंश के, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव वंश, चोल वंश, पाल वंश, सेन वंश, गौड़ वंश, प्रतिहार वंश, मैत्रक वंश, कलचुरी वंश, पूर्वी गंग वंश, काकतीय वंश, यादव वंश, होयसल वंश के विषय में हम लोग देखेंगे और उसके संस्थापकों के विषय में देखेंगे। क्योंकि जैसे ही ये मगध अपना टूटना स्टार्ट हुआ, यानी मगध के शासक जब हटा और धीरे धीरे टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हुआ, तो अपना अपना साम्राज्य सब बिछाना, अपना अपना फैलाना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे पहले हम लोग मगध जो जनपद था ना, जनपद, इस जनपद में कम से कम 600 ईसा पूर्व में, 600 BC में हम लोग महाजनपदों के विषय में देखते हैं। वहां से आता है ये, मतलब वहां से देखा जाता है। वैदिक काल हम लोग जानते हैं कब से कब, 1500 से लेके 600 और 600 से लेके हम लोग महाजनपद के विषय में जानना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें भी 16 महाजनपद ही थे पूरे। यहाँ ये पूरे टोटल 16 जैसे गांव नहीं कहते हैं राज्य आज 28 कर रहे हो ना, उस तरीके वहां पूरा अखंड में था। तो इसमें सिर्फ 16 महाजनपद थे। तो इसमें से भी मगध महाजनपद सबसे बड़ा बन गया और इसको धीरे धीरे हर एक जनपद को अपने में मिला लिया मगध। कहा कि तू मेरे में आ जा, तू मेरे में आ जा, सबको मिला लिया। कैसे? मार काट करके। ये बहुत मतलब इनकी ताज्जुब वाली कहानी है कि ये सब जैसे ये बिहार की धरती है और बिहार के लोगों ने ही इसको आपस में मिला लिया। बिहार की धरती है, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबको मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान सबको मिला लिया था। किसने? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी कहानी बहुत अच्छी है। जब मगध महाजनपद आप पढ़ोगे ना तो ये आपको पूरा मिलेगा। आइए देखो, मगध महाजनपद की जानकारी जो आपको मिलेगी ना, ये मिलती है आपको इंडिका पुस्तक है, ये मेगास्थनीज ने लिखा था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज इसने। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो, आप कहते हो कि आपको आवाज तेज नहीं आता है, थोड़ी सी माइक में प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए सिर्फ मुझे मोबाइल से ही काम करना पड़ता है। सॉरी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और लिखने का मैं लिखती तो जरूर है, अगर कैमरा सही रहेगा तो भी चलेगा। अब आप लोग के ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो आपको पढ़ाते जा रहे हैं। देखो ठीक है, 16 महाजनपद में से हम लोग 16 महाजनपद के विषय में देखते हैं। ये महाजनपद 600 BC से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए किसके बारे में। पहले हम मगध के बारे में जानेंगे। मगध बहुत बड़ा महाजनपद बना था, बहुत बड़ा महाजनपद बना था। पूरे अखंड भारत बन गया था इसका। ठीक है, एक ही महाजनपद 16 को भी धीरे से आपस में घुसा लिया था। चल तू भी
तू मेरे साथ का मार करके आपस में मिला लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि जो मगध महाजनपद में 7 वंशज ने राज किया था और उसको बढ़ाता गया, ये नहीं कि इसको घटा रहा है कोई भी, जो वंशज आ रहे हैं ना इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जो आ रहे हैं आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जो आ रहे हैं आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते गए, उस मगध को बहुत बड़ा बनाते गए आगे बहुत पहुंचते गए। ये यहाँ पे कौन था? तो इस मगध महाजनपद में 7 वंशज में से पहला जो वंशज था उसका नाम था हर्यंक। उसका नाम क्या था? हर्यंक वंश। समझ में आया? इस हर्यंक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार कहना, बिंबिसार ये था। इसके बाद इसका दूसरा जो राजा आया था इसी का बेटा बना, इसका बेटा का नाम था अजात शत्रु। इसने अपने बाप को मार दिया, कहा कि बहुत दिन तुम राज कर लिए अब हम करते हैं। ये था अजात शत्रु, इसका नाम था। इसे कुड़िक भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता का हत्या कर दिया था। ये बहुत मतलब क्या तरीके का था ये आदमी, इसने अपने पिता का हत्या कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा आता है उदयीन। क्या नाम रहता है उसका? उदयीन। ये भी आता है, ये भी अपने बाप का हत्या कर देता है। समझ में आया? ये इस तरीके से हर्यंक वंश में 3 राजा आए थे, लेकिन जो अंतिम राजा आया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार कहना। लेकिन जैसे ही आपसे पूछेगा कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन है, तब आप कहना कि नागदशक है। नागदशक है, ध्यान में आया? नागदशक है। इस नागदशक को मार देता है शिशुनाग। क्या नाम रहता है? शिशुनाग। अब ये शिशुनाग जैसे ही मार देता है तब ये देखो, अब ये छोटा सा मगध आप लोग देख रहे हो ना, लेकिन जब बिंबिसार आया था तो इसने वैशाली पे भी हमला किया था। इसने अवंती को जीता था, मतलब मांग लिया था। मान लीजिए कि फुसला लेते हैं सब, बिहार में थोड़ा बहुत फुसला भी ले जाता है। तुम फुसल गए तब तो ठीक है, तुम्हारी थोड़ा सा मदद करेंगे। इसका जीवक एक पता नहीं इसका वैद था, इसने भेज के यहाँ पे एक राजा थे उसको, जिनका नाम था पोरा की कुछ ऐसा नाम था, उसको मतलब जिया हुआ के ले लिया इसकी राजधानी। बहुत तेज दिमाग के होते हैं सब भाई। तब आया शिशुनाग, और शिशुनाग जब आया तो अपने बना लिया था दूसरा वंश, चलने लगा था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। अब बताइए, अगर आपसे पूछे कि मगध की राजधानी क्या थी, तो आप कहना राजगृह थी। राजगृह थी। उस समय मगध की राजधानी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध महाजनपद, उसकी राजधानी थी राजगृह। और इसका पहला जो राजा था बिंबिसार था। और कौन सा वंश तैयार किया था? हर्यंक वंश तैयार किया था। उसमें टोटल 4 राजा आए थे और चारों राजा ने यहाँ पे अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था पूरी तरीके से। फिर आता है शिशुनाग वंश, जो नाग दशक को मार के अपना राज्य स्टार्ट करता है। और देखो इसी में बौद्ध संगीति भी होती है, क्योंकि जब आपको वैदिक काल में पढ़ाया जा रहा था ना, तो वैदिक काल में आप लोगों ने देखा था कि एक होता है ब्राह्मण और एक होता है गैर ब्राह्मण। साहित्य में आपने देखा था, उसमें आपने देखा था कि जो गैर ब्राह्मण आते हैं उसमें हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया था आपको। और जैसे ही ब्राह्मण के विषय में बताए थे, वैसे ही वेद, उपवेद, उपनिषद, इन सबों के बारे में आपको बताया गया था। तो उसमें जैन धर्म नहीं, जैन धर्म का मतलब बौद्ध धर्म का यही कराए थे ये अजात शत्रु। इन राजगृह में क्या कराए थे? ये कराए थे संगीति, साहित्य संगीति ये होता है। तो अब देखिए शिशुनाग वंश ने अपना वंशज एक और बसा लिया, तो ऐसे ही खत्म हो गया हर्यंक वंश। वैसे क्या खत्म हुआ? हर्यंक वंश समाप्त हो गया। अब आ गया शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। कौन था? शिशुनाग था, ध्यान में रहे। इसके बाद इसका अगला राजा जो आता है जिसका नाम रहता है कालाकोस। कालाकोस नाम रहता है, ध्यान में रहे। क्या नाम रहता है? काला। इसके बाद आता है नंदी वर्मन। कौन सा रहता है? नंदी वर्मन कि वर्धन, ऐसे नंदी वर्मन ये आता है यहाँ पे। ठीक है, नंदी वर्मन ये आया राजा। इसको खत्म कर देता है कौन?
इसको खत्म कर देता है महापदम नंद। महापदम नंद, ध्यान में रहे, कौन खत्म कर दिया? महापदम नंद। और महापदम नंद ने नंद वंश का स्थापना कर लिया। नंद वंश का स्थापना कर लिया। तो दो वंश खत्म हुए कि नहीं हुए? दो वंश पूरी तरीके से खत्म हो गए। इन दो वंश की कहानी खत्म हो गई। ध्यान से लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो आपको दिक्कत ना हो। ये क्या है? ये दो दो वंशज मगध महाजनपद के ए आ गए। अब जैसे ही ये महापदम नंद आया, इसने यहाँ से लेके और टोटल इस कलिंग पर भी आधे कलिंग को इसने जीत लिया था, और आधे कलिंग को जीतने वाला था सम्राट अशोक। तब उसने जब हमला किया था, तो सम्राट अशोक के विषय में भी बताऊंगी आपको। अब यहाँ पे ये देखो बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 एरिया सब लोग आपस में लेते जा रहे हैं, इस अखंड भारत को बनाते जा रहे हैं। आया महापदम नंद, और महापदम नंद ये तीसरी क्या है? ये ध्यान से रहे, समझ में आए। ये तीसरा क्या है? तीसरा महापदम नंद। तो नंद वंश कहो ना, नंद वंश कहो। कौन सा? नंद वंश। नंद वंश तैयार हो गया। अब इसका संस्थापक था महापदम नंद। आ गया महापदम नंद। बड़ा बड़ा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब तो दिखाई दे रहा होगा। ये आया था महापदम नंद। जैसे ही ये आया, इसका बेटा आ जाता है धनानंद। धनानंद अब ये बहुत पीयू के मस्त एकदम, और इसने और धीरे धीरे पूरे जगहों पे अपना राज्य करने स्टार्ट कर दिए। सब बिखरा एकदम फैला दिए, हर जगह अपना बना लिए थे। कौन? महापदम नंद का बेटा भी धनानंद। ये धीरे 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 पूरे जगहों को छीन लिया था। इस महापदम नंद धनानंद को मार देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्यों मारता है? क्या कहानी होती है? इसको क्यों मारता है चंद्रगुप्त मौर्य? अब वो 12 साल का लड़का होता है। इसी के समय, धनानंद के समय, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, युद्ध करने के लिए आ रहा था, भारत को जीतने के लिए आ रहा था। कौन? सिकंदर। कौन था? सिकंदर। अब ये सिकंदर सोचा कि हम चलते हैं। उस समय नंद वंश चल रहा था, और इसने 326 बीसी में आके ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण करने के लिए आया। ये बात चला किसको? चाणक्य को, कौटिल्य को एक बात पता चला कि ये कौन जा रहा है? सिकंदर पहुंच रहा है। और कौटिल्य कहाँ थे? ये यहाँ पे तक्षशिला था, पाकिस्तान के तक्षशिला में वो अध्यापक था। ये बात पता चला, और जैसे ये धनानंद को कहने गया कि देख भाई, तेरे पास सिकंदर आ रहा है, अपने पूरे रथ के साथ, पूरे सैनिकों के साथ आ रहा है तुझसे युद्ध करने के लिए। इसने कहा, धनानंद ने कहा कि चाणक्य आप जाइए ना, आप क्या यहाँ पे आके बिखरा दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं इस समय नाच गाना देख रहा हूँ, तो मैं मस्त हूँ, इसमें मगन हूँ। आप कहाँ से आ गए? मुझे कौन मारने वाला पैदा लिया है? आप जाइए, हम देख लेंगे। और वैसे ही नहीं तो ये और थोड़ा सा भाई शिक्षित थे चाणक्य, कौटिल्य भैया शिक्षित थे। इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बस तुरंत उठवाया और सैनिकों से फेंकवा दिया। किसको? चाणक्य को ये फेंकवा दिया। किसने? धनानंद ने फेंकवा दिया। कहा कि कोई बात नहीं, चल तू मुझे सूली पे चढ़ाएगा, मैं तेरे को देख लूंगा। अब इसके बाद यहीं से एक मगध का ही एक बच्चा रहता है, जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाके खूब अच्छी खासी शिक्षा देता है, और शिक्षा देने के बाद कहता है कि अब तू धनानंद को मार दे। अब धनानंद को वैसे ही ये मार देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य मारता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसको आराम से खत्म कर दिया, अपना मौर्य वंश स्थापना कर लिया। तो चौथा आ गया आपका मौर्य वंश। समझ में आया कुछ भी? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिकंदर आक्रमण ना करके ये वापस चला गया, क्योंकि इसके सैनिक थक गए थे। तो इससे ये गया, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है, इराक के बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये अब आया नहीं घुसने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मौर्य वंश का स्थापना हो जाता है। किसका? मौर्य वंश का स्थापना करता है। और उसके बाद सिकंदर का एक सैनिक रहता है, एक सेनापति रहता है, जिसका नाम रहता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, इसका निकेटर नाम रहता है सेल्यूकस निकेटर।
सिकंदर का। और वो कहता है कि आप कोई क्यों जा रहे हो, चलते हैं हम मार करते हैं। नंदवंश में इसमें धनानंद बैठा हुआ है, वो कहे ना चलो तुम ध्यान से, तुम्हें दिमाग नहीं है, सारे सैनिक थक गए हैं। सिकंदर चल दिया, वापस चल गया। सेल्यूकस निकटर वापस आया और कहा हम युद्ध करेंगे, अब हम आक्रमण बोलेंगे, अब हम हमला बोलेंगे। उस समय मौर्य वंश चल रहा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को खत्म कर दिया था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय मौर्य वंश चल रहा था। सेल्यूकस निकेटर को आराम से हरा दिया, एक आगे पहुंचा। और वैसे ही एक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद इसकी बेटी रहती है जिसका नाम रहता है हेलना, और इसका या तो कार्नेलिया भी नाम रहता है। और इसके साथ इसने अपना विवाह शादी उदी कर लेता है, या अपनी बेटी का शादी उसके साथ कर देता है। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिफ्ट में कम से कम 500 हाथी इसको गिफ्ट में दे दिया सेल्यूकस निकेटर को, क्योंकि इसीलिए मार करने गया था। ठीक है, अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, अभी देखो मौर्य वंश समाप्त नहीं हुआ है, मौर्य वंश की अभी आप लोग को बता रही हूँ। इसके बाद जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है इसी का बेटा जिसका नाम रहता है बिंदुसार। ध्यान में रहे, कौन आता है? बिंदुसार। ये बिंदुसार आता है और इसके बेटे दो पैदा करता है, जिसका नाम रहता है, एक का नाम रहता है सुसीम, ठीक है, सुसीम। एक का नाम रहता है अशोक। ध्यान में रहे, एक का नाम रहता है सुसीम और एक का नाम रहता है अशोक। और जैसे ही देखता है अपने बन जाता है मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तो खत्म हो गया। इसी चंद्रगुप्त मौर्य वंश का और एक राजा आता है जिसका नाम रहता है बिंदुसार। और बिंदुसार यहाँ पे अपना पूरा राज्य करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये भी अपना अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबके सब भारत में ये अखंड भारत बना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ा, मतलब इसका बेटा हुआ पैदा जिसका नाम था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार के दो बेटे थे, एक सुसीम नाम था और एक अशोक नाम था। वैसे तो कहा जाता है इसके 101 बेटे थे, लेकिन 99 और इसके बेटे थे, जिसने अशोक ने इसको खत्म कर दिया था 99 बेटे को। ये आपको बताऊंगी आगे। अब इस सुसीम को क्या करता है, कहता है कि चल तू कश्मीर का जाके कश्मीर में तू जा। बिंदुसार कहता है कि कश्मीर में जा, और अशोक को भेज देता है अवंती में कि तू अवंती में जा और अवंती में आराम से वहां पे तू रह। और वैसे ही सुसीम को कश्मीर के लोगों ने बहुत मारना पीटना स्टार्ट कर दिए। तब इसका बाप बिंदुसार जो मगध में बैठा था, कहा अशोक जा एक बार थोड़ा सा देख क्या, तो ये सुसीम को भगा दिया सब मार के। ये गया, 1 हफ्तों में सारे कश्मीरियों को मार के दम गिरा दिया और अपना वहां पे श्रीनगर का स्थापना कर दिया। तो श्रीनगर का किसने स्थापना किया है? अशोक ने श्रीनगर का स्थापना किया और कहा कि पिताश्री हमने तो कश्मीर को समाप्त कर दिया। कोई बात नहीं। इसके बाद ये बिंदुसार खत्म हो जाता है और सुसीम बन जाता है मगध का राजा। ये बात 99 भाई जो थे ये देखते रह गए और आए कहे कि पूरे राज्य तुम्हारा है, कुछ हमें दीजिए, तुम्हारा भाई हम भी हैं। ये बोला क्या है, कहाँ से आ गया तू? तब ये अवंती में खबर भेजवाता है। अवंती में अशोक रहता है। अशोक से कहता है कि भाई ये 99 भाई कहाँ से आ गए? बोला कोई बात नहीं, तू बैठा रह आराम से। इन 99 भाइयों को आता है और मार के गिरा भी देता है और सुसीम कहता है ये क्या कर रहे हो, सुसीम को भी खत्म कर देता है। सुसीम को खत्म करने के बाद अपना राज्य तिलक यहाँ पे करवा लेता है और मगध का राजा बन जाता है 269 बीसी में। 269 ईसा पूर्व में ये मगध पर अपना राज सिंहासन पर बैठ जाता है, अपना राज तिलक करवा लेता है, आराम से वहां पर मगध का राजा बन जाता है। ठीक है, भाइयों को खत्म करने के बाद अब यहाँ पे रुकेगा कहाँ, क्योंकि वैसे ही इसने 8 साल के बाद 261 बीसी में ये अवंती पे यहाँ पे कलिंग पे हमला बोलता है और बच्चे को मार के गिरा देता है। ये पूरे के पूरे हुआ कि नहीं ये मगध, ये पूरे के पूरे अखंड भारत हुआ कि नहीं? पूरा अखंड भारत हो गया था उस समय अशोक के समय। लेकिन जैसे ही देखा, अब यहाँ पे देखा कि अरे अब क्या करें, ये तो लग रहा है कि मार काट करके हम तो बहुत थक गए। इसने अवंती में बच्चे बूढ़े जवान सबको मार भाड़ करके गिरा दिया। इसने कहा कि छोड़, अब हम मार नहीं करते हैं, झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं। ये बौद्ध धर्म अपना लिया
और अशोक बौद्ध धर्म अपना के अपने बेटे को श्रीलंका तक भेज के, और पूरे वहां पे इसके बेटी का पता ना सुमित्रा कुछ ऐसे नाम था, ये भेज के यहाँ पे, और वहां पे उसको बता दिया कि बौद्ध धर्म का चर्चा करो, प्रचार करो। बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा। धीरे धीरे अशोक ने ही इसका बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति कराई थी पाटलिपुत्र में, क्योंकि अब मगध की वैशाली राजधानी बनी, फिर राजगिरी से वैशाली, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र, अभी तो पटना है ही, आपको ध्यान में रहे। तब ये इसने छोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। अब आ जाता है, इसके बाद आता है आपका शुंग वंश। क्या नाम रहता है? शुंग वंश। चौथा वंश के विषय में आपने देख लिया, अभी तो ये भी पढ़ाना है आपको। ध्यान में, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन समझ में, अगर एक बार समझ लेते वीडियो में पूरा चीज आप समझ लोगे। तब आप देखते हो शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक, पांचवा आता है शुंग वंश। इस शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है। ज्यादा इसका ये लोग ज्यादा करेंगे तो इनके लिए बताया जाएगा। इनके समय में 2 विदेशी यात्री आए थे जिन्होंने उसको मार के भगा दिए। इनके समय में इनके गुरुदेव पतंजलि थे। आज भी पतंजलि का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। इसके बाद आ जाता है छठवां में कण्व वंश। कौन आता है? कण्व वंश। कण्व वंश का जो संस्थापक था वासुदेव था। वासुदेव था, ठीक है। वासुदेव आया और अब धीरे देखो टूटना स्टार्ट हो रहा है, अब बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। पूरे मगध का कोई संभाल नहीं पा रहा है। अब सातवां में आ जाता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश इसके समय में आया था नहपाल, ये गौतमी। देखो, कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव, और सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था सिमुक था। अब ये धीरे 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 सब टूटना स्टार्ट हो गया। अब क्या मगध महाजनपद अभी बड़ा रह गया? अब नहीं। अब जैसे ही देखो हर जगह छोटे 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 टूटने स्टार्ट हो गए थे। अब कैसे? क्योंकि इसके बाद आ गए थे बहुत सारे शक शासक आ गए थे, जो मध्य एशिया से शक शासक आए थे। वो भारत पे आके अपना राज करना सोच रहे थे कि हम करेंगे आके। अब इसके बाद कुषाण वंश का जो शासक था, इसका नाम था कनिक्स। ये आके अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था। कहा कि हम आके राज करेंगे। कोई शासक था ही नहीं। जैसे ही अशोक खत्म हुआ, अशोक के बाद कोई ऐसा राजा आया नहीं जो करे। इसके बाद आता है इसी में वर्धन वंश। लेकिन वर्धन वंश में जो हर्षवर्धन था वो थोड़ा सा सख्त था, लेकिन उसको भी खत्म कर देते हैं सब। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के संस्थापक राजा खत्म कर देता है। तो ये धीरे धीरे इसका खत्मा होने लगता है। अब कुषाण वंश के शासक ने क्या किया था कि इसी भारत में लोगों को काम करा के उसको पैसे के बदले उसको जमीन देता था, जिसे कहा जाता था कि सामंत। अब यही सब बन गए थे। जो गुप्त वंश का संस्थापक बना था वो था श्रीगुप्त, क्योंकि वही सामंत गुप्त हो गए। वही सामंत गुप्त वंश अपना स्थापना कर लिए, और गुप्त वंश का संस्थापक जो था, जिसका नाम था श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद इसका बेटा आता है घटोत्कच, लेकिन ये भी कुछ काम लायक नहीं था। दोनों बाप बेटा सामंत बन के रह जाते हैं। दोनों जो बाप बेटा थे ना, वो सामंत के रूप में सामंत बन के रह जाते हैं। दोनों बाप बेटा सामंत रह जाते हैं। लेकिन उसी के बाद आता है इस गुप्त वंश का वास्तविक जो शासक, कहिए गुप्त वंश का वास्तविक शासक आता है, जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त प्रथम। इस चंद्रगुप्त प्रथम जब आता है तो ये अपनी शादी करता है एक लड़की कुमार देवी से, जो लिच्छवी की रहती है कुमार देवी, उससे शादी करता है। और इसका एक लड़का होता है और बहुत प्रतापी राजा होता है वो, जिसका नाम रहता है समुद्रगुप्त। जिसका नाम रहता है समुद्रगुप्त, जिसका नाम रहता है, ठीक है। ये समुद्रगुप्त को अपने चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही इसको राजगद्दी पे बैठा देता है। और यह समुद्रगुप्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत लेता है, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत लेता है। इसका एक घोड़ा था जो तीनों समुद्र का पानी पी सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो नहीं पी सकता था, क्योंकि हर जगह के राज्य को ये जीत लिया था। इसके बाद में इसी का बेटा आता है रामगुप्त। रामगुप्त आता है, और रामगुप्त के बाद इसी का एक और बेटा रहता है समुद्रगुप्त का, जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम, इसके समुद्रगुप्त के बाप का नाम था, समुद्रगुप्त के बेटा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आता है। अब जैसे ही रामगुप्त बड़ा भाई रहता है, और रामगुप्त को दिया जाता है कि भैया बड़ा बेटा है राजगद्दी, इसको दे दिया जाए
शासक जब आते हैं तो ये रामगुप्त कुछ कर ही नहीं पाता है, मार ही नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तब यहाँ पे ये इस रामगुप्त ने अपने बीवी को भी दांव पेच पे लगा देता है। ये देखता है चंद्रगुप्त द्वितीय, कहता है कि ये तो बड़ा नामहसाई करने लगा मेरा भाई। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त को खत्म करके और अपने भाभी से शादी करता है। उसके बाद सब शासक को खत्म कर देता है, जिसमें ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर लेता है। ये मालवा के राजा को खत्म, जानते हो ना मालवा के राजा के बारे में, वो भी बताएं कि मालवा के राजा को खत्म कर दिया था विक्रमादित्य का, 14 लोगों ने उपाधि धारण कर लिया था। ये सारी चीज आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे इसके बाद इसी का बेटा आता है जिसका नाम रहता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कुमारगुप्त आता है। इसके बाद आता है इसी का एक और बेटा आता है जिसका नाम गोविंद रहता है, गोविंद गुप्त। इसके बाद में आते ही इसके एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है प्रभावती, जिसका नाम प्रभावती रहता है। ठीक है, ये प्रभावती आती है। अब यह गुप्त वंश भी धीरे धीरे समाप्त होता है। अब आ जाता है यहीं पे वर्धन वंश। अब ये क्या करता है, प्रभावती की शादी कर देता है वकाटक वंश के संस्थापक, वकाटक वंश का जो राजा रहता है रुद्रसेन, रुद्रसेन से शादी कर देता है। वकाटक वंश से दक्षिण भारत में इधर साइड में कि वहीं वकाटक वंश के चालुक्य ने हर्षवर्धन को मारा था, ये बताऊंगी। अब आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश का जो संस्थापक रहता है उसका नाम रहता है पुष्यभूति। ये वर्धन वंश यहाँ पे रहते हैं थानेश्वर में। लेकिन ये वर्धन वंश का पहले राजधानी था थानेश्वर, लेकिन जैसे ही अपने बेटी का शादी प्रभाकर करता है कन्नौज के राजा ग्रह वर्मन से, वैसे ही अपनी राजधानी बना लेता है। कौन सा? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज बना लेता है। तो ये तो आपका गुप्त वंश था। इसके बाद आता है यहाँ पे गुप्त वंश के बाद आता है वर्धन वंश। और वर्धन वंश के संस्थापक के विषय में अभी देखो आप लोग को बताते हैं पूरा टोटल वर्धन वंश के विषय में। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसके बाद में। ठीक है, वर्धन वंश। ठीक, अब यहाँ पे आपको वर्धन वंश बता रही हूँ। ठीक, ध्यान से समझना। अब ये जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश के जो संस्थापक है पुष्यभूति है। और यहाँ का जो राजा आता है उसका नाम रहता है प्रभाकर। प्रभाकर रहता है। प्रभाकर वर्धन इसका नाम रहता है। और इस प्रभाकर वर्धन बहुत तेज ये भी रहता है। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम रहता है राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन के विषय में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपके हर्षवर्धन के विषय में ही आपको पढ़ा चुकी हूँ, हर्षवर्धन के विषय में। ठीक है, तो हर्षवर्धन रहता है। और इसकी एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है राजश्री। अब इस राजश्री का शादी हो जाता है, कहाँ बताई हूँ, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से इस राजश्री का शादी हो जाता है। और इसके पति ग्रहवर्मन को मार देता है। इस जो ग्रहवर्मन रहता है, ग्रहवर्मन कन्नौज का जो राजा रहता है, इसको मार देता है। मालवा का एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है देवगुप्त। ये देवगुप्त जैसे ही इसको खत्म कर देता है, ये पता चलता है राजवर्धन आके इस देवगुप्त को खत्म कर देता है। लेकिन गौड़ वंश का शासक बंगाल में था एक गौड़ वंश। इस गौड़ वंश के संस्थापक ने किसको, गौड़ वंश का संस्थापक आके इस राजवर्धन को मार देता है। तब ये आता है कौन सा, हर्षवर्धन, इसका छोटा भाई राजवर्धन का। और गौड़ वंश के शासक को, शशांक को खत्म करने के बाद अपना यहाँ पे कन्नौज पे अपने बहन को बैठा के यहाँ पे राज करने लगता है। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो जाता है। अब मगध एक जगह नहीं रहा, मगध बिखर गया। मगध धीरे धीरे बिखर गया। छोटे छोटे सामंत, छोटे छोटे राजा आपस में सब लोग राज करना स्टार्ट कर देते। उसके बाद आता है दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में बहुत सारे राजा रहते हैं। और ये गुजरात में भी लोग रहते हैं। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे वंशज रहते हैं। 3 वंश का नाम आप लोग याद रख लो। वकाटक वंश है। वकाटक वंश का जो राजा था, मतलब संस्थापक था, उसका नाम था विंध्यराज। अभी आपको बताऊं कि प्रभावती का शादी चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दिया था, किससे, इसी वकाटक वंश के जो राजा था जिसका नाम था रुद्रसेन से शादी कर दिया था। लेकिन यहाँ पे रुद्रसेन नहीं लिखी हूँ क्योंकि आपके माइंड में होना चाहिए हर एक चीज और एक राजा के बारे में आपको पता हो जाए, क्या किसने क्या क्या किया था उसके बारे में आपको पता होना। वकाटक वंश के जो संस्थापक विंध्यराज थे, उसके बाद वहाँ का राजा बहुत बलवान आया था जिसका नाम था प्रवरसेन। उसके बाद पृथ्वीराज आया, लेकिन पृथ्वीराज ने कुछ किया नहीं। ये धीरे धीरे फिर
टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो गया। इसके बाद इसी वाकाटक से बन जाता है चालुक्य। चालुक्य के संस्थापक होते हैं जयसिंह, ये वातापी इसकी राजधानी होती है। ऐसी चालुक्य का जो राजा रहता है पुलकेशिन, पुलकेशिन हर्षवर्धन को खत्म करने के बाद अपना राज्य स्टार्ट कर लेता है। और ये यही तक नहीं, ये पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को भी खत्म कर देता है। तब पुलकेशिन को खत्म करने के लिए पल्लव वंश का राजा आता है जिसका नरसिंह वर्मन नाम रहता है, वो आके खत्म करता है। इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़िए, इतिहास बहुत बढ़िया है। इसके बाद चालुक्य को हटा के आते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग रहते हैं। पल्लव वंश ये रहता है, देखो यहीं पे राष्ट्रकूट वंश रहते हैं और यहीं पे आते हैं आपके राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। पल्लव वंश ये रहे, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। इसके शासक महेंद्र वर्मन थे, जिसने पुलकेशिन ने हराया था महेंद्र वर्मन को। अगला शासक आता है नरसिंह वर्मन। उसके बाद अपराजित आता है। पराजित भैया पराजित हो जाता है, चोल के शासक आदित्य से पराजित हो जाता है। चोल का जो संस्थापक है विजयपाल है, और इसी चोल के संस्थापक से परास्त होता है राष्ट्रकूट का अपराजित, नहीं यहाँ का, सॉरी अपराजित यही का रहता है। ये कहाँ का, इस पल्लव वंश का अपराजित रहता है। ऐसे में चोल हटा देता है, चोल के राजा ने इसको अपराजित कर देता है, अपराजित को पराजित कर देता है और यहाँ पे अपना राज करना स्टार्ट कर देता है। अब पल्लव वंश को हटा के आता है पल्लव वंश आता है। देखो पल्लव वंश ये रहा पाल वंश। पल्लव वंश समझ में आ गया ना, पाल वंश। ये पल्लव वंश है, ये राष्ट्रकूट वंश है, यही चालुक्य वंश है, ये आपका पल्लव वंश, यहीं पर चोल वंश है और यहाँ पे रहता है पाल वंश। पाल वंश का जो संस्थापक है गोपाल है। सेन वंश, अब इसको पाल वंश को हटा के आता है गोपाल, गोपाल वंश को हटा के मतलब पाल वंश को हटा के आता है सेन वंश, यहीं पे आता है सेन वंश। और सेन वंश का संस्थापक जो रहता है सामंत सेन। फिर उसके बाद बंगाल में ही रहता है गौड़ वंश, जो शशांक के बारे में आपको बताई हूँ। इसके बाद प्रतिहार वंश आता है। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट रहता है। मैत्रक वंश, भट्टाकर आता है जो गुजरात में है, भट्टाकर यहाँ पे। कलचुरी वंश जो है इसके संस्थापक को कल, ये मध्य प्रदेश में, यहाँ मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में पूर्वी गंग वंश आता है जो आनंद वर्मन आता है, जो ओडिशा में है। ओडिशा इस साइड में ओडिशा में है। उसके बाद काकतीय वंश, वीटा प्रथम इसके शासक होते हैं, तेलंगाना में रहता है। इसका रुद्रसेन भैया बहुत मतलब ठीक ठाक नहीं था, ये था तेलंगाना में। यहाँ का राजा जो रुद्रदेव था यह सही नहीं था। ये जो मतलब मलिक कफूर के सामने अपना अधीनता स्वीकार कर दिया था। मोहम्मद क्या नाम था उसका, मतलब कि ये मलिक कफूर था। मलिक कफूर के सामने इसने अपना अधीनता स्वीकार कर लिया। कहते भैया हम बहुत आपके सामने अधीन हैं। ये जीत मारपीट करने के ये इसका नाम खिलजी, इसके क्या नाम था, इसके मतलब कि इसके क्या नाम था, उसका राजा का नाम था। तो इसने अपने अधीनता स्वीकार कर लिया, कह दिया कि हम आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन यादव वंश का राजा, यादव वंश के संस्थापक विल्लम पंचम थे। ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे रामचंद्र देव ने मलिक कफूर से भैया युद्ध जम के किया। कहा कि तू दक्षिण भारत में आके हम लोगों को सताएगा, कैसे सता सकता है? ये मलिक कफूर था, इससे जम के युद्ध किया। और भैया चल कोई बात नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, हाँ सॉरी देखो ध्यान में, अलाउद्दीन खिलजी था। मलिक कफूर का जो राजा था, मालिक था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो भैया अपना पूरा शासन करना स्टार्ट कर दिया था। और उसने धीरे धीरे दक्षिण भारत में सभी लोगों को परास्त करने के लिए भेज दिया था। इसी में से आ गया यादव वंश के संस्थापक को हराने के लिए। यादव वंश के राजा को जो शासक थे वो रामचंद्र देव थे, इसको परास्त कर नहीं पाया। ये छोटे छोटे वंशज देखो कैसे बट गए थे। अब क्या, अब तो 28 राज्य हैं, अब वंशज महाजनपद ये सब तो पढ़ते जा रहे हो, लेकिन अभी हम लोगों को इतिहास बहुत पढ़ना है। अभी तो हम लोग प्राचीन इतिहास में घुस रहे थे, अभी तो आपको बहुत सारे इतिहास पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।